इन दिनों देश के संसद में पेश हुए एक आंकड़े ने सभी को चौंका दिया है। आंकड़ा है देश में ब्रेस्ट कैंसर से हो रही मृत्यु का और डिडक्ट होने वाले केसेस का। लगातार ये आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पिछले 10 सालों में ये आंकड़ा जो है लगभग 25% बढ़ा है। डिडक्ट होने वाली महिलाओं में हर चौथा पेशेंट जो है वो मृत्यु की तरफ बढ़ा है। तो तमाम चीज़ों को लेकर कि ये क्या होता है, कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, किन परिस्थितियों में और किस तरीके से इसको खुद आप डायग्नोज कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मंजू सिंह से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत की स्क्रीन पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को उठाया क्योंकि आजकल की ये महिलाओं का प्रमुख कैंसर है और एक ज्वलंत समस्या बन गई है। ब्रेस्ट कैंसर आज से 5 साल पहले तक एक महिलाओं में होने वाला सेकंड नंबर का कैंसर था। उसके पहले सर्विक्स और यूट्रस का कैंसर मुख्यतः माना जाता था, लेकिन विगत 5 सालों में ब्रेस्ट कैंसर उभर कर सामने आया है और महिलाओं में ये इवन यंग महिलाओं में ये देखा जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर यदि स्टेज 1 और स्टेज 2 में हमारे पास आते हैं मरीज, तो वो 100% क्योरेबल कैंसर माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ चूँकि एक डेवलपिंग स्टेट है और यहाँ पर 70% जनता हमारी पेरीफेरी गाँव में रहती है। गाँव में रहने वाली महिलाएं हमारे पास जिस स्टेज में आती हैं वो हमेशा यूजुअली स्टेज 3 और स्टेज 4 होती है। तो उस दशा में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज यहाँ पर पूर्णतः नहीं हो पाता है, क्योंकि तब वो क्योरेबल नहीं रह जाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट से निकलकर फिर शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है। तो ऐसी स्टेज में जो है पेशेंट को 100% क्योर देना संभव नहीं होता है और इसीलिए हमारे यहाँ पर थोड़ी सी मॉर्टेलिटी बढ़ी है। मृत्यु दर की तो बात आंकड़े कह रहे हैं, आप भी बता रही हैं कि क्यों इसमें बढ़ रहा है, पर छत्तीसगढ़ की एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आप जो कह रही हैं कि पेरीफेरी में लोग जो रहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है, महिलाएं बहुत घर से नहीं निकलती है। ऐसे सिचुएशन में वो आप तक पहुंचती है तो थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप में पहुंचती है। पहले इनको खुद को कैसे समझना चाहिए कि ये क्या है? स्तन कैंसर क्योंकि बाहरी अंग का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, तो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 90% कैंसर महिलाएं खुद डायग्नोस कर सकती हैं अपने स्तन में कोई असमानता है तो। और इसका बहुत साधारण सा उपाय है कि वो अपने स्तन को हर महीने स्वयं देखें कि उनके स्तन में कहीं कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है। क्या कोई स्तन दूसरे स्तन से छोटा है? क्या उसकी चमड़ी में कोई असामान्य असर दिख रहा है, जैसे कि लालपन दिख रहा है, या कहीं पे स्तन में सिकुड़न दिख रही है, या कहीं निपल सिकुड़ गया है, या निपल अंदर घुस गया है, या कोई गांठ जैसी उभर के दिख रही है, या स्तन में कहीं पर कालापन आ गया है, या निपल से कहीं कोई डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि कभी खून जैसा डिस्चार्ज होता है, कभी थोड़ा ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, कभी कभी दूध जैसा डिस्चार्ज भी होता है। तो ऐसा कुछ भी असामान्य यदि उसको अपने स्तन में दिखता है तो उसको तुरंत जो है डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये जो बदलाव हैं ये सामान्य नहीं होते। हालांकि 80% केसेस में जो है सामान्य चेंजेस होते हैं, केवल 20% जो चेंजेस होते हैं वो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। पर यदि कोई भी बदलाव है, चाहे वो सामान्य बदलाव ही क्यों ना हो, लेकिन हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि ये जो बदलाव आया है वो कैंसर की वजह से है या फिर कोई सामान्य गांठ है जिसकी वजह से है। अभी क्योंकि जो है ये यंग एज में भी दिखने लगा है। पहले हम बोलते थे कि 25 की उम्र के बाद जो है आप अपने स्तन को फिर से स्वयं देखा करिए, हर महीने देखा करिए। और ये जो स्तन को देखने का समय है, जो जिनमें महीना आता है, जिन महिलाओं को महीना आता है उनको अपना महीना ख़त्म होने के 7 दिन बाद देखना चाहिए, क्योंकि महीना आने के पहले तो स्तन खुद ही थोड़ी सी सूजन आती है, उसमें थोड़ा सा पानी का जमाव होता है, थोड़ा दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम में स्तन को स्वयं देख पाना संभव नहीं होता। जब महीना ख़त्म हो जाता है तो जो है उसके 7-8 दिन बाद अपने स्तन को हर महीने एग्ज़ामिन करके देखना चाहिए। जो मीनोपॉजल महिलाएं हैं, जिनमें महीना ख़त्म हो चुका है, उनको महीने की एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए कि हमको जो है महीने की 1 तारीख को या हमने महीने की 2 तारीख को हमें अपना स्तन देखना ही देखना है। तो वो एक डेट फिक्स कर लें और उस डेट पे वो जो है अपने स्तन का परीक्षण स्वयं करें।
जब वो अपने स्तन का स्वयं परीक्षण करती हैं तो उनको अपने स्तन में कुछ असामान्य दिखता है तो वो तुरंत संपर्क करें। तो ऐसे, क्योंकि हमारे भारत में अभी कोई ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं आया है, तो ये जो स्वस्तन परीक्षण है और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब स्वस्तन परीक्षण महिला खुद करेगी, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा। तो स्वस्तन परीक्षण के बाद यदि उसे कुछ असामान्य लगता है तुरंत डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसका क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेगा और उसको भी कुछ लगता है तो वो उसके अकॉर्डिंग जांचें करवाएगा, तब फिर कैंसर जो है जल्दी पकड़ में आ सकता है। अच्छा, कई बार ये भी होता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इस विषय पर कि महिला डॉक्टर की उपलब्धता पर कई बार बात आती है। तो महिलाएं आज भी अपने आप को पुरुषों के सामने, घर में ही अगर कोई पुरुष है तो पतियों के सामने बात करने में घबराती हैं। उस बीच में ये अच्छा तरीका है कि किस तरीके से आप खुद एग्जामिन करके, चेक करके चीज़ों को देख सकती हैं। पर आफ्टर दैट एग्जामिन उनके लिए घर से निकल के डॉक्टर तक पहुंचना अभी भी कठिन सफ़र है। तो उस समय खुद को कैसे महिलाएं जो हैं वो मोटिवेट करें, घर वालों को कैसे एक्सप्लेन करें, ये बड़ा वो रहता है। और आप लंबे समय से इन केसेस को देख रही हैं, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। महिलाओं को जागरूक करना चाहिए कि ये जो कैंसर है, इस कैंसर से बचा जा सकता है और इस कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि इसका पूर्णतः इलाज संभव है। यदि हम स्टेज 1 स्टेज 2 में आते हैं तो पूर्णतः इलाज संभव है और इसके कुछ एक जो तरीके हैं उनसे इसको, हमारी रिस्क को कम भी किया जा सकता है। हमें जो कैंसर ना हो, ये उसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स को हम कम भी कर सकते हैं यदि हम जानते हैं उनको। तो महिला को इसके लिए ना तो झिझकने की ज़रूरत है, ना ही शर्माने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। जैसे वो बुखार और उल्टी दस्त होता है तो उसमें भी डॉक्टर को दिखाने जाते ही हैं। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी मेल डॉक्टर को कैसे दिखाने जाएं, हमारे अंदर का ऑर्गन है। इसमें ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे बीमारी हो गई है और मुझे इस बीमारी से निजात पाना है। तो डॉक्टर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे दिखाने ज़रूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी निकल के आता है कि कई लोगों के दिमाग में कई चीज़ें अलग अलग चलती है। इस बीच में शायद ये दुष्प्रचार कह लें, ये कह लें कि फिटेड कपड़ों की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, या डिफरेंट साइज़ के कपड़ों की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये कितना गलत है, धारणा कितनी सही है, क्या इसमें कुछ रिसर्च हुआ है, और एक्चुअल में इस कैंसर के होने की क्या वजह होती है? ये तो एक मिथ है एक्चुअली, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है और गांव में ब्रा का ऐसा कोई चलन है नहीं कि वो फिटेड कपड़े पहनते हो या ब्रेस्ट सपोर्ट कुछ पहनते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कोई रिसर्च तो नहीं हुई है। और इसके रिस्क फैक्टर्स दूसरे होते हैं, जैसे क्योंकि ब्रा और इसका चलन जो है, फिटेड कपड़े का चलन शहरों में ज़्यादा है। वैसे भी अर्बन पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा हैं, 1 in 22 फीमेल इन अर्बन पॉपुलेशन, और रूरल पॉपुलेशन मतलब गांव की पॉपुलेशन में इसकी जो इंसिडेंस है वो 1 in 60 फीमेल है ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या मतलब जिनको हम बदल कर, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल कर उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हम नहीं मॉडिफाई कर सकते, जो जन्मजात होते हैं। जन्मजात जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो है महिला होना। महिलाओं को जो है 100% महिलाओं को इस कैंसर की रिस्क रहती है, और जो मेल ब्रेस्ट कैंसर है उसमें 1% मेल को पुरुषों को जो है ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क रहती है। तो महिला होना ही उसका एक तो सबसे बड़ा रिस्क है, जिसको हम नहीं बदल सकते, जो कि जन्मजात है, क्योंकि हम महिला पैदा हुए हैं। इसका जो एक और जो फैक्टर है जिसे हम नहीं मॉडिफाई कर सकते, कि हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है, हमारी फैमिली में हमारी नानी, हमारी माँ, हमारी दादी, किसी को यदि स्तन कैंसर हुआ है या कोलोन कैंसर हुआ है तो हमारी रिस्क बढ़ जाती है, उसको भी हम नहीं बदल सकते। दूसरा जो इसका होता है जिसको हम नहीं बदल सकते, वो होता है हमारा एज ऑफ मिनार्के, मतलब महीना का शुरू होना और महीने का ख़त्म होना। अभी आजकल के उसमें हम देख रहे हैं कि एज ऑफ मिनार्के और एज ऑफ मीनोपॉज का बहुत बदलाव आ गया। पहले जो महीना शुरू होता था वो 14-15 की उम्र में शुरू होता था। अभी जो हम बच्चियों को देख रहे हैं तो उनको 11 साल की उम्र में भी जो है महीना शुरू हो जाता है। मीनोपॉज की उम्र भी बढ़ गई है। मीनोपॉज जहाँ पहले 45 की उम्र तक हो जाता था, अभी जो है 50 से 55 की उम्र में हो रहा है। तो जब हमारा ये जो ड्यूरेशन बढ़ जाता है हार्मोन्स का सेंसिटिव होने का, तो उसके कारण एक ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। बट हम इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी एज ऑफ मिनार्के चेंज नहीं कर सकते। फिर होता है कि जो है बच्चा होना।
बच्चा यदि 30 साल के पहले की उम्र में हो गया है तो वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, लेकिन ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये है कि हम जो है कब प्लान करते हैं, दैट इज़ इन आवर कंट्रोल, लेकिन हमारे प्लान करने से यदि बच्चा हो जाए तो फिर हमारी उम्र 30 के बाद या 34 के बाद जिनको बच्चे होते हैं तो वो भी एक बड़ी रिस्क हो जाती है जिसे हम नहीं बदल सकते। तो ये तो कुछ फैक्टर हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो फैक्टर्स जिनको हम बदल सकते हैं वो होते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। ओबेसिटी एक इसका बहुत, मोटापा हो जाना। तो महिलाएं यदि फिट रहें, प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो मोटापे से बचा जा सकता है। दूसरा होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यदि हम ऊपर से हार्मोन्स ले रहे हैं तो हमारी रिस्क बढ़ जाती है, तो ओसीपी जितना हो अवॉइड करना चाहिए। अदर जो तरीके हैं प्रोटेक्टिव तरीके वो हमें यूज़ करने चाहिए। फिर होता है स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। तो स्ट्रेस यदि है महिला को तो उसको स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल के उसमें आ रहा है। फिर है स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म जो है वो हर कैंसर के लिए कारक है, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी कारक है। इसीलिए अर्बन पॉपुलेशन में, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस फैक्टर, स्मोकिंग और अल्कोहल के इंसिडेंस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस भी अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं। फिर होता है डाइट। यदि हम बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी डाइट ले रहे हैं तो उससे हमें कैंसर, उससे हमारा वजन बढ़ता है। फैट सेल्स जो होती हैं हमारी वो एक हार्मोन सप्लीमेंट का एक रीज़न होती हैं। तो जितनी ज़्यादा फैट सेल्स हमारे यहाँ होंगी उतनी ज़्यादा जो है ईस्ट्रोजन बनेगा तो हमको कैंसर का खतरा रहेगा। तो फैटी डाइट यदि हम लेते हैं तो। फिर एक होता है विटामिन डी डिफिशियंसी। आजकल बहुत दिख रहा है विटामिन डी डिफिशियंसी, अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ है कि ये एक फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर होता है खाने में केमिकल्स का होना। आजकल हर जगह हम खाने में केमिकल्स ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन्स ले रहे हैं। सारी वेजिटेबल्स में ईस्ट्रोजन है, सारे फ्रूट्स में, उससे हम नहीं बच पा रहे हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये भी एक कैंसरोजेनिक होते हैं, तो इनसे भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। तो इससे हम इन फैक्टर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर एक होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव भी हो गया है रिसर्च में कि यदि जो है आप 5 आवर्स अ वीक, 5 घंटे एक हफ्ते में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज ऐसी सिंपल एक्सरसाइज नहीं, इट शुड बी ए बिगरस एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, योगा आप करते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी। ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे को कैंसर से बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर से। तो ये तो रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि 5 आवर्स अ वीक यदि आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। तो बिल्कुल ये सारी तो वो चीज़ें हो गई कि अगर किसी को नहीं हुआ है तो वो अभी से सावधान हो जाए तो उनको कैंसर से बचा जा सकता है। पर एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बचता है कि सेल्फ केयर कैसे करें। बॉडी का हर पार्ट कहीं ना कहीं केयर मांगता है। दांत के लिए हम ब्रश कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके के वॉश यूज़ कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर किसी को नहीं हुआ है तो भी और किसी को हो गया है तो भी एक जो जनरल केयर है वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि फीडिंग भी एक प्रोसेस होता है। जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, माँ बनती हैं, तो वो एक अलग समय होता है। इन जनरल भी एक समय होता है, तो कैसे क्या इसको केयर। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जब से शुरू होता है, यूजली जो है प्यूबर्टी की एज हम 12-13 मानते हैं अभी, तो तब से ब्रेस्ट डेवलप शुरू होता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जब शुरू होता है, छोटी बच्ची को नहीं पता होता कि उसका ब्रेस्ट कैसा डेवलप हो रहा है, बट मदर को उसके पता होता है कि हाँ भाई ब्रेस्ट का नॉर्मल साइज़ या नॉर्मल शेप कैसी होती है। तो वो अपनी बच्ची के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट टाइम से ही देखे कि ब्रेस्ट कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्या कहीं निपल अंदर तो नहीं घुसा हुआ पैदा हो रहा उसका, कि निपल बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो जब निपल अंदर है तो फिर उसकी डक्ट भी जो है उस तरह से डेवलप नहीं होती हैं, तो उसमें जो है दूध नहीं बनता है, और जो दूध बनना है वो हमारे ब्रेस्ट के लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो दूध बन के बाहर निकलना, तब हमारा ब्रेस्ट पूरा डेवलप माना जाता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हमें ब्रेस्ट की केयर करने की ज़रूरत है। हमें उसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही है तो तुरंत उसको दिखाना चाहिए। और यूजुअली यदि ग्रेड 1 इन्वर्जन है या ग्रेड 2 इन्वर्जन है तो वो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज से ही बाहर आ जाता है, उसके लिए हम बताते हैं तरीका। यदि उसके बाद भी यदि नहीं आ रहा है बाहर तो निपल को बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें दूध बने और दूध बाहर निकले उससे। फिर जब
एक नॉर्मल साइज़ ब्रा बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट ब्रेस्ट के लिए ज़रूरी है। बिकॉज़ ब्रेस्ट हैंग्स होते हैं, जब नीचे लटकते हैं ब्रेस्ट तो उसमें दर्द भी ज़्यादा होता है और नलियाँ भी हमारी खिंचती हैं, तो नलियाँ भी फिर पतली हो जाती हैं और उसमें फिर दूध का बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक प्रॉपर फिटेड ब्रा सपोर्ट हमें ब्रेस्ट के लिए ज़रूरी है। वो सपोर्ट आप भले ही रात में उसको निकाल दें, वो ज़रूरी भी है कि रात में आप रिलैक्स रहें, रात में निकाल दें उसको, लेकिन एक प्रॉपर सपोर्टेड ब्रा भी पहनना ज़रूरी है। और कैंसर का जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है उनके लिए तो बहुत सारे तरीके हैं जो उन्हें करना है ताकि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर उनको फिर से ना आए। तो वो हम सब जो है जब ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का उस समय हम उनको सलाह देते हैं, सब कुछ समझाते हैं। एंड एक और चीज़ जो है कि शुगर से हमें बचना चाहिए। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है, आजकल बढ़ भी गई है काफ़ी, हर एक दूसरा बंदा डायबिटिक दिखता है। ये जो ग्लूकोज़ है, डायबिटीज़ जो एक्स्ट्रा शुगर हम जो ले रहे हैं, डायबिटीज़ भले भी ना हो लेकिन हम जो एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं वो हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं सेल्स को नॉर्मल डेवलप होने नहीं देता है, वो थोड़ा सा सेल्स को एबनॉर्मल वे में डेवलप कर देता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ भी होती है और उसके कारण फिर कई बार जो है हमें कैंसर भी हो जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल हमारा नॉर्मल रहे उसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करना है और शुगर, हमें एक्स्ट्रा शुगर से बचना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैडम इस पूरी बीमारी से जुड़ा हुआ ये भी बनता है कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। महिलाओं में ट्रीटमेंट को लेके अलग तरीके का डर है कि कहीं पूरा ब्रेस्ट निकाल दे रहे हैं या कुछ उस तरीके का, तो क्या कुछ है ट्रीटमेंट में? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज के हिसाब से किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 1 से लेके 4 तक होती हैं। यदि पेशेंट हमारे पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक आ जाता है तो उसमें जो है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी पॉसिबल है। मतलब कि उसमें हम पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं, कैंसर और कैंसर के आजू बाजू का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के ब्रेस्ट को शेप दे के ब्रेस्ट को एज इट इज़ कर दिया जाता है। लेकिन यदि स्टेज 4 या स्टेज 3 में भी थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आता है तो ब्रेस्ट बचा पाना संभव नहीं हो पाता है और उसमें फिर वो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, जिसमें जो है बगल की गांठें भी निकाली जाती हैं, आर्मपिट की गांठें, और पूरा ब्रेस्ट उसमें निकाला जाता है। परंतु 90% केसेस में यदि पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 और स्टेज 2 में आ जाए तो उसमें ब्रेस्ट बचाने वाला ही ऑपरेशन किया जाता है। क्या कुछ इस बीमारी का शरीर के बाकी हिस्सों में क्या कुछ असर पड़ता है? अगर कोई ठीक हो गया तो इसके मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं क्या? क्योंकि जैसा कि आप कह रही हैं कि आजकल ये जो कैंसर है ये अर्ली एज में भी डिटेक्ट हो जा रहा है, तो किसी को बाद में अगर कोई प्रेगनेंसी या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है उसमें भी क्या कुछ दिक्कत होती है? हाँ, यंग एज में यदि कैंसर डायग्नोस हुआ है तो फर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी और जो भी बायोलॉजिक थेरेपी चलती हैं टारगेटेड थेरेपीज़ के लिए, डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर, तो उसमें जो है फर्टिलिटी इशू आता है। पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप अवॉइड करिए 2 साल तक एटलीस्ट फॉर द कंसेप्शन, क्योंकि उसमें फिर ट्यूमर रिकरेंस के थोड़े से चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बहुत नॉर्मल क्वांटिटी में बनने लगेंगे तो फिर चांसेस ऑफ रिकरेंस होता है। बट अभी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें पेशेंट अपने ओवा प्रिजर्व करा सकते हैं और जो आर्टिफिशियल वो है तरीके प्रेगनेंसी के, वो सारे अपनाए जा सकते हैं उसमें। तो फर्टिलिटी इशू यंग एज में तो एक फैक्टर है इसमें। और बाकी जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग चलते हैं या जो टारगेटेड थेरेपी चलती है या रेडियोथेरेपी चलती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट समय के साथ वो सारे इफ़ेक्ट ख़त्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और एक्चुअली सर्वाइवरशिप उसमें हम रेगुलर फॉलोअप पे पेशेंट को रखते हैं, तो उनको जैसे कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के या रेडियोथेरेपी के या सर्जरी से रिलेटेड ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो वो बहुत कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं या मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं नॉर्मल मेडिकेशन से। सुदेशना जी लगातार पिछले 12 सालों से कैंसर के क्षेत्र में काम कर रही हैं और लोगों को अपने हेल्थ के लिए अवेयर कर रही हैं, साथ ही मेडिकल सुविधाओं के लिए भी गाइड कर रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच स्वाति। जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं और ये जो आंकड़े आए हैं ये चौंकाने वाले हैं। हर 4 में से 1 महिला जो है जो इस बीमारी से ग्रसित है उनकी डेथ हो रही है। क्या है इसके पीछे के रीजंस? जब आप ग्राउंड पे जाती हैं तो क्या महसूस कर पाती हैं? यहाँ पर एक देखने वाला तथ्य ये है स्वाति कि
किसी भी महिला को, किसी भी व्यक्ति को कैंसर एक दिन में पहले से चतुर्थ स्टेज में नहीं पहुंचता। और अगर महिलाओं में ये मृत्यु दर है तो इसका मतलब जाहिर है कि महिलाएं जो है एडवांस स्टेज में आई है। इसका मतलब इतने वक्त तक के वो बीमारी को अपने भीतर कैरी करती रही हैं। तो हमें देखना होगा वो कौन से ऐसे सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक मुद्दे रहे हैं जो उन्हें अस्पताल आने से रोक रही है। सबसे पहला होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं ज़्यादातर आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं और वो स्वयं इतनी शिक्षित नहीं हैं या आर्थिक तौर पर जो उनकी स्वतंत्रता है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक डिसीजन ले सके। तो नंबर 1 वो किसी और पर डिपेंड है। वो जिस पर निर्भर है वो ज़्यादातर पुरुष है। अब पुरुष को जिस दिन अपने काम से छुट्टी मिलेगी वो उस दिन लेकर जाएगा और उसे हो सकता है कि अगर वो रायपुर से बाहर के किसी ज़िले से आ रही है तो फिर वो एक लंबा वक्त उसे ऑलरेडी ट्रैवल करने में लगेगा, तो 2 से 3 दिन की उसको छुट्टी लेकर आनी है। तो नंबर 1 इज़ कि उसके पास अपनी वो स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक और या शैक्षणिक स्वतंत्रता। नंबर 2 जो है डिस्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब रायपुर की ही जो पृष्ठभूमि की जो महिलाएं हैं अगर उन्हें ही आने में इतना समय लग रहा है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल वुमेन, उनके लिए डिस्टेंस और ज़्यादा बड़ा है। और हमने ग्राउंड पे ये देखा है कि जितना आप अस्पताल का जो डिस्टेंस है आपके घर से रहेगा, महिलाएं उतना ही परहेज़ करेंगी वहाँ तक आने में। तो ये तो दूसरा कॉज हुआ, देर या डिस्टेंस। तीसरा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। अभी मैं एक रिसर्च पेपर देख रही थी तो वो बताता है कि आयुष्मान कार्ड या कोई भी सरकारी स्वास्थ्य के कार्ड के बावजूद जो मरीज़ को अपने जेब से खर्च करना पड़ता है, भारत में वो सालाना 3.3 लाख रुपए है। अगर ये मान के चलिए वो 2 से 3 लाख भी है तो एक मध्यम वर्गीय या एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के मरीज़ के लिए ये बहुत बड़ा खर्च है, जाहिर है, जो वो उधार लेकर या इन चीज़ों से करता है। ये जानते हुए महिलाएं सोचेंगी कि हम ये ना करें और वो टालती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 3-4 जो पक्ष हैं वो उन्हें अस्पताल तक आने से रोकता है। और फिर हमारा सामाजिक जो ताना बाना वो यही कहता है कि अरे यार शिकायत मत करो, जहाँ तक हो सके क्यों बताना, देख लो, आसपास के किसी डॉक्टर से या किसी बैगा से या किसी से भी इलाज करा लो, इतने दूर क्यों जाना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्वाति जो उन्हें, महिलाओं को समय पर अस्पताल आने और इलाज लेने से रोकता है। अच्छा, यहाँ पे एक माइंडसेट की भी बात आप कर रही हैं कि किस तरीके से महिलाएं चीज़ों को अपने अंदर भी रखती हैं, और दूसरी तरफ ये भी चीज़ें कई बार देखने को आती हैं जब आप आर्थिक चीज़ों की बात कर रही हैं, तो कितना हमारा गवर्नमेंट जो है वो वहाँ तक पहुँच रहा है जहाँ पर पेशेंट्स हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में जो ये आंकड़ा है ये बढ़ा है ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट सपोर्ट? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए एक स्वीकार्यता होनी चाहिए कि जितना काम हुआ है हमें उससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये इतना बड़ा गैप नहीं आता। तो आई हैव ऑलवेज अर्ज एंड वी इंसिस्ट कि जो सिविल सोसाइटीज़ है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सोशल, ये जो पूरा तंत्र है, ये एक साथ आए और कैंसर को हम सीरियसली लेना शुरू करें। जिस तरीके से एक समय पे हमने पोलियो को लिया है और आज भारत जो है वो पोलियो मुक्त है, जिस तरीके से हम टीबी या डेंगू या अलग बीमारियों के लिए कर रहे हैं, हमको उसी लेवल का कमिटमेंट जो है कैंसर के लिए दिखाना है। इसलिए क्योंकि कैंसर एक बहुत महंगा इलाज है, लेकिन महंगा इलाज होने से वो किसी महंगे अफोर्ड करने वाले व्यक्ति को होता है। कैंसर सेलेक्टिव नहीं होता, वो हर किसी को होता है, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए ये ज़रूरी नहीं। किस तरीके की महिलाओं में, चूँकि आप पिछले 12 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही, किस तरीके की महिलाओं में ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अटैक करती हैं? क्योंकि किसी भी शरीर में हो सकता है, तो क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, कोई रीज़न देखने को मिला है? क्योंकि किडनी की बीमारियों के लिए हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुछ एक रीज़न है जहाँ पे बिकॉज ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स ये चीज़ें हो रही है, तो क्या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर जिस पर मैं इंसिस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि जेनेटिक कॉज।
समय के साथ अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद का देखें तो महिलाओं और पुरुषों की औसतन जो आयु है वो बढ़ी है। पहले जहाँ पर वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 50 थी, अब हम 70 से 75 एक औसत आयु जो है देख रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर जो है वो एडवांस स्टेज में होता है, या यूँ कह लें कि 50 के बाद हम ज़्यादातर देखते हैं। 10 साल के अंदर हम वो एज में ये बीमारी को कम देख रहे हैं। तो जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ा है तो उसमें ये सिम्टम्स जो हैं आने लग गए हैं। अगर 1940 में कोई महिला 70 साल तक जीती तो शायद उसमें भी हम कैंसर का ये प्रपोर्शन देख सकते थे। लेकिन चूंकि तब इतना ज़्यादा ऐसा लाइफ स्पैन नहीं था तो नहीं था। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो लाइफ स्पैन जब बढ़ा है तो वो जेनेटिक मेकअप जो है वो शो कर रहा है। और इसमें ऐसा होता है कि कई महिलाओं में हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में पर्टिकुलरली कि उनकी माता को या उनकी नानी को या उनके दादी को किसी को फैमिली में या बुआ को रहा है और फिर उनमें भी ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो अगर कैंसर फैमिली हिस्ट्री में है तो 40 साल के बाद एक रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत हेल्प करता है। किस तरीके का केस जो है वो छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंजरस अभी तक आपने? देखिए, एक जो अच्छी बात है स्वाति कि आज छत्तीसगढ़ में एक समग्र कैंसर का जो इलाज है वो अभी हमें मिल रहा है, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, जैसे क्षेत्रीय कैंसर संस्थान है आरसीसी रायपुर में है, वो सरकारी संस्थान है, एम्स है, फिर प्राइवेट है। सो हमारे पास बहुत अच्छा इलाज जो है मुहैया है। लेकिन इसके बावजूद जो है अगर महिलाएं लेट स्टेज में पहुंच रही है तो जागरूकता की एक कमी है। और कहीं ना हमारा जो समाज है या जो हेल्थ सिस्टम है या जो पारिवारिक मेकअप है वो बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंडली नहीं है। एक और चौंकाने वाली बात ये है कि जो महिलाएं आ रही है ब्रेस्ट कैंसर या सर्विकल कैंसर के लिए, ये महिलाएं वो है जो अब चाइल्ड बेयरिंग एज से बाहर हैं। मतलब ना वो इकोनॉमिकली अपने घर के लिए बहुत वाइबल है, बहुत फ़ायदेमंद है, ना ही अब वो उस एज की हैं जहाँ पर वो बच्चे को जन्म दे सके। तो जब आप दोनों चीज़ों से बाहर हैं तो ऑब्वियसली आप पर फोकस उतना ज़्यादा नहीं होता। तो कहीं ना हमें इस रवैये को भी बदलने की ज़रूरत है कि अगर महिला उस एज को क्रॉस कर चुकी है तब भी उसके जीवन और उसकी गुणवत्ता की अहमियत उतनी ही है जितनी जब वो 20 साल की है। तो ये सुनने में हमारे दर्शकों को हो सकता है कि थोड़ा रूड लगे, बट ये वैसी ही स्थिति है कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो आपके घर में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर ऐसी स्थिति से निकल चुकी है कि जहाँ पर ना वो बच्चे पैदा कर पा रही है ना उसकी दूध की वैल्यू बची है, तो फिर वो आपके लिए उतनी यूज़फुल नहीं है। तो ये थी हमारी बातचीत सुदेशना जी से। सुदेशना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्वाति। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में अपना पैर पसार रहा है कहें या पसार चुका है कहें, क्योंकि 10 साल में जो आंकड़े आ रहे हैं बढ़ते हुए केसेस के, ये लगभग 23% बढ़े हैं। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि सरकारों के पास हर बार रिपोर्ट पहुंचती है लेकिन वो क्या कुछ करते हैं। एक तरफ जागरूकता अभियान की बात होती है तो उसी जागरूकता अभियान का शायद परिणाम मान सकते हैं कि हर साल सिर्फ छत्तीसगढ़ के एक हॉस्पिटल में काहारा में लगभग 60 से 65 हज़ार इसके मरीज जो हैं वो एडमिट हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेथ रेशियो जो है वो कुछ और कह रहे हैं। जैसा कि सुदेशना जी ने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक दिन में तो सीधे 4th स्टेज में नहीं पहुंचती। तो महिलाओं के बीच शायद इस बीमारी को लेकर आज भी हम उतने जागरूक तरीके से नहीं पहुँच पा रहे हैं जिससे वो 1st या 2nd स्टेज में खुद को डॉक्टर तक पहुंचा सके। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रदेश सरकार इन आंकड़ों के बाद क्या कुछ कदम उठाती है और स्वास्थ्य विभाग कैसे महिलाओं के बीच पहुंच पाता है, या महिलाएं खुद अपने आप को लेकर कितना सजग हो पाती हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।